हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुर्तज़ा अली खान। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक सीरीज़ कर रहा हूं क्लासिक फिल्म्स, क्लासिक टेलीविज़न सीरीज़ पे। इंस्टेंट क्लासिक्स की बात कर रहे हैं हम, गोल्डन एरा के क्लासिक्स की बात कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और मॉडर्न क्लासिक फिल्म लेके आ रहा हूं, जिसका नाम है द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड। ये एंड्रू डोमिनिक की फिल्म है, 2007 की फिल्म है, रीविजनिस्ट वेस्टर्न है। और इस फिल्म को 2 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे, कैसे एफ्लिक सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में और रॉजर डिकिंस बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए नॉमिनेट हुए थे। इसमें लीड रोल में है ब्रैड पिट, जो कि जेसी जेम्स का रोल प्ले कर रहे हैं। आपने जेसी जेम्स का नाम ज़रूर सुना होगा, और अगर आपने जेसी जेम्स का नाम नहीं सुना तो इसका मतलब है कि आप अमेरिकन हिस्ट्री और अमेरिकन फोकलोर से वाकिफ़ नहीं हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि इसको देखने के बाद आपका दिलचस्पी जो है वो और बढ़ेगी अमेरिकन हिस्ट्री में और अमेरिकन फोकलोर में, जेसी जेम्स के बारे में और उस ज़माने का जो अमेरिकन ओल्ड वेस्ट था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिका की, जहाँ पे फ्रंटियर्स में उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े कमाल के आउटलॉज हुआ करते थे, बाउंटी हंटर्स हुआ करते थे, जिनके बारे में बड़े बड़े लेजेंड्स लिखे गए हैं, जो मिथ और फैक्ट को डिवाइड कर देते हैं, जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो सबसे बड़े हीरो हैं, कुछ लोग उनको विलन मानते हैं, कुछ लोग उनको आउटलॉ कहते हैं, कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं। उसी में एक बहुत बड़ा फिगर, एक बहुत बड़ा आउटलॉ या एक बहुत बड़ा फोकलोर हीरो जेसी जेम्स है, जिसे कि शायद मॉडर्न डे रॉबिन हुड भी कहा जा सकता है, और अमेरिकन फोकलोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जेसी जेम्स का जो फिगर है। और ये फिल्म जेसी जेम्स के उस फिगर को, उसकी जर्नी को बहुत ही यूनिक वे में प्रेजेंट करती है। और एंड्रू डोमिनिक, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाया 2007 में, और ये एक अंडररेटेड फिल्म आज तक मानी जाती है। बहुत सारे लोग इस फिल्म को शायद भूल चुके हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़िकल हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये फिल्म ऑपरेट करती है। साल 2007 की जो बाकी 2 बड़ी फिल्में आई थी, देयर विल बी ब्लड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, वो फिल्में सारी की सारी अटेंशन ग्रैब कर गई। और कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड, ये कहीं ना कहीं पीछे रह गई और उन परतों में ये घुम सी गई है। और मेरी कोशिश रहेगी इस कमेंट्री के दौरान, इस वीडियो ऐसे के दौरान, कि मैं दोबारा से इसको प्रेजेंट करूं फॉर द प्रेजेंट डे ऑडियंसेस, ताकि आप इस जैम का लुत्फ़ उठाएं और आप इसको दोबारा से रिविज़िट करें, और शायद इसको वही विजिबिलिटी और वही इंपॉर्टेंस फाइनली मिल जाए जो ये डिज़र्व करती है। तो आइए बात करते हैं इसके प्लॉट की। जैसा कि आप इसका टाइटल देख रहे हैं, द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड, तो टाइटल में ही कहानी छुपी हुई है, यानी कि जो जेसी जेम्स हैं उनकी असैसिनेशन होने वाली है रॉबर्ट फोर्ड के हाथों। अब जेसी जेम्स कौन थे वो मैंने आपको बताया, उनका एक मिथिकल फिगर है, अमेरिकन फोकलोर में उनको हीरो माना जाता है, पर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़े बैंक रॉबर थे। उन्होंने ना जाने कितनी बैंक रॉबरीज करी, 17 मर्डर्स के उन पे इल्ज़ाम थे, और कुछ लोग उनको मॉडर्न डे रॉबिन हुड भी मानते हैं, और कुछ लोग उनको अल कैपोन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिमिनल और आउटलॉ भी मानते हैं। तो इस तरह का मिथिकल फिगर है जिसने हिस्ट्री को डिवाइड किया। तो शुरुआत होती है इसकी अमेरिकन सिविल वॉर में। अगर आप अमेरिकन सिविल वॉर को समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रॉम 1861 टू 1865 अमेरिका 2 पार्ट में एक तरह से डिवाइड हो गया था। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे अमेरिका के, वो द यूनियन का पार्ट थे, और जो सदर्न स्टेट्स थे वो द कन्फेडरेसी का पार्ट थे। और कन्फेडरेसी और यूनियन के बीच में 4 साल ये सिविल वॉर चली है। बहुत सारे इश्यूज थे डिफरेंसेस के नॉर्थ और साउथ के बीच में, या यूनियन या कन्फेडरेसी के बीच में। और सबसे बड़ा जो रीज़न था जो इन लोगों को इस लड़ाई के लिए मजबूर कर रहा था, वो था स्लेवरी। सदर्न स्टेट जो थे वो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, स्लेवरी ही उनकी फाउंडेशन थी। कॉटन प्लांटेशन में जो स्लेवरी का जो ट्रेडिशन था वो सालों से चला आ रहा था, और नॉर्थ के लोग इसको अबॉलिश करना चाहते थे। और अब्राहम लिंकन जो यूनियन के प्रेसिडेंट जब बनते हैं वो, तो एक ये सिविल वॉर चलती है और 4 साल तक चलती है, और इसका एंड होता है यूनियन की जीत में, कॉन्फेडरेसी की हार में, और एंड में स्लेवरी अबॉलिश हो जाती है। पर साथ ही साथ सदर्न स्टेट्स में थोड़ा सा एक रिजेंटमेंट रहता है, एक उनको ये गुस्सा होता है कि हम हार गए सिविल वॉर में। तो वहाँ पे जन्म होता है कॉन्फेडरेसी बुश वैकर्स का। तो बुश वैकर्स वो गुरिल्ला ग्रुप्स थे जिनका काम था कि बॉर्डर स्टेट्स में जाके या नॉर्दर्न स्टेट्स में जाके ये लोग तहस नहस मचाते थे, लुटेरापन करते थे, ट्रेन्स को लूट लेते थे, डाके डालते थे। तो ये जो जेम्स यंग गैंग है जिसका पार्ट जेसी जेम्स और उनके भाई फ्रैंक जेम्स थे, और यंग
यंग ब्रदर्स भी थे, ये बेसिकली इनकी शुरुआत इसी से हुई थी। कॉन्फेडरेसी बुशवैकर्स थे ये, लेकिन आगे जाके धीरे 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 ये फुल फ्लेजेड आउटलॉज बन गए। तो शुरू में जो इनकी मिथिकल इमेज है कि ये सदर्न हीरोज़ हैं और सदर्न फोकलोर का जो पार्ट हैं वो बेसिकली ये खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये फुल फ्लेजेड आउटलॉज बन जाते हैं, और फिर ये नहीं देखते कि नॉर्थ है कि साउथ है, ये सिर्फ लूट मार मचाते हैं। और लेकिन जो अमेरिकन फोकलोर है वो इनको फिर भी एक हीरोइक वे में प्रेजेंट करता है। और जेसी जेम्स तो बहुत ही बड़ा फिगर है, उनको जैसे मैंने आपको बताया कि रॉबिन हुड से भी कंपेयर किया जाता है। जेम्स ब्रदर्स जो थे, फ्रैंक और जेसी जेम्स जो थे, ये मिसूरी को बिलोंग करते थे जो अमेरिका की स्टेट है, और वो बेसिकली एक न्यूट्रल स्टेट भी थी। वो नॉर्थ को भी और साउथ को भी दोनों को सोल्जर्स प्रोवाइड करती थी, सप्लाई प्रोवाइड करती थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग हब था जो बुशवैकिंग ये करते थे उसके लिए। अब जब कहानी आगे बढ़ती है तो जेम्स गैंग जो है उसके अंदर जो यंग ब्रदर्स होते हैं वो एक एक करके अरेस्ट हो जाते हैं। फिर बचते हैं जेसी जेम्स और उनके बड़े भाई फ्रैंक जेम्स, और ये मिल के इस गैंग को आगे लेके जाते हैं और 1882 तक ये लोग जो है इस गैंग को आगे चलाते हैं। तो सिविल वॉर के 10 साल 15 साल के बाद तक इनका दबदबा था, और इन्होंने जो कहर मचाया, इन्होंने जो रॉबरीज करी, डाके डाले, ट्रेन लूटी, बैंक लूटी, मर्डर्स किए, वो शायद अमेरिकन हिस्ट्री का डार्केस्ट चैप्टर्स में से एक है। और जो ओल्ड वेस्ट की जो मिथ है उसको बनाने में जेसी जेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और एंड्रू डोमिनिक की ये फिल्म जेसी जेम्स की उस पोजीशन को एक्सप्लोर करती है फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। रॉबर्ट फोर्ड जो हैं वो बेसिकली एक जेसी जेम्स के फ़ैन होते हैं। फोर्ड के जो ब्रदर्स होते हैं वो पहले से ही जेसी जेम्स की जो गैंग है उसका पार्ट हैं। वो अपने भाइयों से सिफारिश लगाते हैं कि जेसी जेम्स मेरे हीरो हैं और किसी तरह से मुझे जेसी जेम्स से मिलवाइए और उस गैंग में शामिल करवाइए। और उन्होंने जो पढ़ा था जेसी जेम्स के बारे में वो उसको रिलिव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी जेसी जेम्स की तरह एक बड़ा फिगर बने। पर जब वो जेसी जेम्स से मिलते हैं तो धीरे 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 उनको पता चलता है जो ये असली जेसी जेम्स है वो शायद बहुत ही ज़्यादा अलग है जो उनके दिमाग में जेसी जेम्स की इमेज थी, जो परसेप्शन थी उनकी जेसी जेम्स को लेके कि लार्जर देन लाइफ हीरो एक फिगर होगा। यहाँ मिलते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये तो एक बहुत ही रिसेंटफुल ह्यूमन बीइंग है जो फ्लॉड है, जो बिल्कुल भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देता, वो इज्जत नहीं देता जिस प्यार के वो मोहताज थे, और जो प्यार उनको कभी अपने बड़े भाइयों से भी नहीं मिला था। तो बहुत सारे सीन्स हैं यहाँ पे जब वो जेसी जेम्स से मिलते हैं और उनको शुरू में बताते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो धीरे 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 करके इनकी सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ में बदलती जाती है, और जो रॉबर्ट फोर्ड है वो अपने मन में एक रिसेंटफुलनेस लेके चलने लगता है जेसी जेम्स के लिए। और एक सीन जो बहुत फेमस सीन है उसमें इन दोनों की कन्फ्रंटेशन होती है और जेसी जेम्स बोलते हैं इनको, ब्रैड पिट इसका रोल प्ले कर रहे हैं और कैसी एफ्लिक जो है वो रॉबर्ट फोर्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो या तुम मुझे रिप्लेस करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और डू यू वॉन्ट टू बी मी? सो इस लेवल पे इस यहाँ पे गेम चल रहा है। रॉबर्ट फोर्ड का कैरेक्टर कैसे एफ्लिक ने प्ले किया है, वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। ब्रैड पिट को इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए हालांकि ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं मिला था, एक बहुत बड़ा स्नब था अकेडमी की तरफ से, लेकिन वेनिस में उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और दोनों ही परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल की हैं। ब्रैड पिट के बारे में चाहे कुछ भी कहा जाए कि वो इतने कमाल के एक्टर नहीं हैं, वो सुपरस्टार ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन अगर आपको उनकी एक्टिंग पे कभी भी डाउट हो तो असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड ज़रूर देखिए, फाइट क्लब देखिए, और हाल ही में तो उनको ऑस्कर भी मिल गया वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड में जो उन्होंने जेसी जेम्स का कैरेक्टर प्ले किया है, दिस इज़ द फाइनेस्ट आवर इन ब्रैड पिट्स करियर। इससे बेहतर कभी भी ब्रैड पिट नहीं लगे हैं। ब्रैड पिट ने अपना सब कुछ दे दिया है इस परफॉर्मेंस में, और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है। उनके जो सीन्स हैं कैसे एफ्लिक के साथ, उसमें जिस तरह की एक हॉस्टिलिटी दिखती है, एक तरह की टेंशन है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, वो आप थ्रू आउट उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्टिंग बहुत ही कमाल की है, सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल की है। एंड्रू डोमिनिक जो कि ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं, उससे पहले सिर्फ उन्होंने एक फिल्म चॉपर बनाई थी और ये उनकी दूसरी फिल्म है, उन्होंने तो बेमिसाल काम किया है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि आज एंड्रू डोमिनिक उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक और फिल्म बनाई थी किलिंग देम सॉफ्टली, जो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करी थी। फिर उसके बाद वो टेलीविज़न में उन्होंने माइंड हंटर का 1-2 एपिसोड डायरेक्ट किए थे। फाइनली 2021 में वो ब्लॉन्ड लेके आ रहे हैं जो एक्चुअली मर्लिन मोनरो की फिक्टिशियस बायोग्राफी है, और मैं वेट नहीं कर सकता। मैं एंड्रू डोमिनिक को दोबारा देखना चाहता हूँ इस टर्फ पे, क्योंकि उनकी जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है वो टिपिकल उसी ट्रेडिशन में आते हैं जिसमें पीटर वेयर आते थे, और बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर्स हैं वो आए, उन्होंने कमाल दिखाया और हॉलीवुड में एक
नई तरह के सिनेमा को स्टार्ट किया। एंड्रू डोमिनिक से भी मुझे वही उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ वर्क नहीं कर पाई। और आज एंड्रू डोमिनिक जो है, शायद उनको उतनी ज़्यादा इज्जत या उतनी ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिली, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका नाम जो है पीछे रह गया। पर मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 2021 में ये ब्लॉन्ड लेके आ रहे हैं, जो मर्लिन मनरो की लाइफ से इंस्पायर्ड है, इस फिल्म के बाद हमें दोबारा से वही एंड्रू डोमिनिक देखने को मिलेंगे जो हमें असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड में दिखते हैं। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेमिसाल है, सिनेमेटोग्राफी इतनी कमाल की है। रॉजर डीकिंस एक वक्त था कि तकरीबन 12-13 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेटेड थे, लेकिन उनको ऑस्कर नहीं मिलता था। अब तो वो हाल ही में 2 ऑस्कर्स जीत चुके हैं। पहला ऑस्कर उन्होंने जीता था ब्लेड रनर 2049 के लिए, उसके बाद उन्होंने 1917 के लिए अपना दूसरा ऑस्कर जीता। पर मेरा मानना है कि रॉजर डीकिंस जो बहुत ही ग्रेट सिनेमेटोग्राफर हैं, जिनके आसपास भी कोई और सिनेमेटोग्राफर नहीं है दुनिया में, उनका बेस्ट एवर वर्क आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। अगर आप लाइट और शेडो का खेल देखेंगे जो उन्होंने किया है, वो कमाल का है। इसका जो ट्रेन सीन जो है, जहाँ पे जो गेम्स गैंग है उस ट्रेन को रॉब करता है, उसमें जो लाइटिंग है, उसमें जो लाइट और शेडो का जो खेल है, वो बेमिसाल है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स एवर इन ऑल ऑफ सिनेमा। और डिकेंस भी उस सीन की ब्यूटी को मानते हैं, और उस सीन में एक कमाल का जज्बा है। आप ज़रूर इस सीन को देखिए, आप इंजॉय कीजिए, आप देखिए कैसे उन्होंने ये क्रिएट किया है। आप मेस्मराइज हो जाएंगे इस सीन को देख के। और जहाँ तक मैं डिकेंस की बात करूँ, उन्होंने इसमें एक अलग तरह के डिस्टॉर्शन वाले लेंस यूज़ किए हैं, जिसमें वो आपको दिखाना चाहते हैं कि परसेप्शन जो है वो रियलिटी से कैसे अलग होता है। ये पूरी फिल्म बेसिकली रॉबर्ट फोर्ड की परसेप्शन में अनफोल्ड होती है, कैसे वो जेसी जेम्स को हीरो समझते हैं, और धीरे धीरे फिर वो जब छलावा टूटता है और उनको रियलाइज़ होता है कि ये हीरो नहीं है, ये तो एक साधारण ह्यूमन बीइंग है। तो ये जो डिस्टॉर्शन वाले सीन्स है जो आप देखते हैं, जो स्पेशल लेंसेज यूज़ किए हैं रॉजर डिकेंस ने, आप देखिए कैसे ब्लर हो रही है रियलिटी। हल्की हल्की सी आपको एजेस पे ब्लरिंग दिखती है, आपको ये जो फ्लॉज दिखते हैं, ये जो लेंसेज का जो कमाल है, ये बेसिकली रॉबर्ट फोर्ड की परसेप्शन को दिखाता है कि कैसे रियलिटी जो है वो कई बार हमारी परसेप्शन जो है उसको गलत रीड करती है, और धीरे धीरे जब वो परसेप्शन ब्रेक होती है तो क्या होता है। इस फिल्म का कमाल ये है कि जो एक्चुअल असैसिनेशन है जेसी जेम्स की, उसके बाद भी ये मूवी चलती रहती है। जब रॉबर्ट फोर्ड अपने भाई के साथ मिलके जब मार देते हैं जेसी जेम्स को, उसके बाद भी ये कहानी आगे चलती है। वो भी जेसी जेम्स की तरह एक फेमस आइकॉन बनना चाहते हैं, और वो अलग अलग जगह जाके उसकी रीस्टेजिंग करते हैं कि कैसे दोनों भाइयों ने मिलके जेसी जेम्स को मारा था। लेकिन धीरे धीरे जब वो करते हैं इस तरह की स्टेजिंग्स, तो रादर देन लोग उनको पसंद करें, लोग उनको बुरा समझने लगते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी डिप होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद ही असैसिनेट हो जाते हैं, उन्हें कोई बंदा गोली मार देता है 1892 में, यानी कि पूरे 10 साल बाद जेसी जेम्स के मरने के बाद। तो एक ट्रेजेडी है इस टेल में, ये बिटर स्वीट टेल है। ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट नहीं दिखाती है, हालांकि एपिक स्कोप है इसका। एक एक इमेज, इसकी सीनरी एकदम परफेक्ट है। एंड्रू डोमिनिक की डायरेक्शन जो है कमाल की है, बेमिसाल है। डिकेंस की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। लेकिन ये फिल्म जो है सिर्फ आपको ये नहीं दिखाती है कि इवेंट क्या था, ये आपको फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछती है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको इंगेज करती है। तो जो लोग सिर्फ कैजुअल व्यूइंग के लिए फिल्म देखना पसंद करते हैं, या पॉपकॉर्न ऑडियंस जिसको कहा जाता है, ये फिल्म उनके लिए नहीं है। और शायद इसीलिए ये फिल्म उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर भी नहीं है। लेकिन ये वो फिल्म है जो समय के साथ और ज़्यादा निखरती है, समय के साथ जिसकी ताकत और बढ़ती जाती है। 2007 में आई थी, आज 2021 हो गए। आज आप देखिए, आप इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये फिल्म बेस्ड है एक 1983 की बुक बाय रॉन हैंसन, जिसका के नाम भी द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड है। और रॉन हैंसन ने इसमें एक कैमियो भी किया है एंड्रू डोमिनिक की फिल्म में। इस फिल्म में जो नरेशन है वो दी है ह्यू रॉस ने, जो कि इस फिल्म पे एक असिस्टेंट एडिटर भी हैं। अगर आप इस फिल्म की नरेशन देखेंगे, अगर आप इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखेंगे, यूज़ ऑफ क्लाउड्स देखेंगे, कनाडा की ओपन स्पेसेस में जिस तरह से इस फिल्म को शूट किया गया है, आपको टेरेंस मैलिक का फील ज़रूर आएगा। उनकी डेज ऑफ हेवन, उनकी न्यू वर्ल्ड जैसी फिल्मों का आपको एक फ्लेवर आएगा। द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड एक कन्वेंशनल वेस्टर्न नहीं है। ओल्ड वेस्ट को दिखाती है ये, लेकिन इसको एक रिविजनिस्ट वेस्टर्न कहा जा सकता है। रिविजनिस्ट वेस्टर्न एक सब जॉनर है वेस्टर्न का, जो ओल्ड वेस्ट को
एक नई लाइट में दिखाती है, जहाँ पे जो हीरो है वो विलन है वो एक जैसे होते हैं। जो शिवलरी और मचिज्मो की जो बात करते थे, गुड और बैड जो होता था, अब वो गुड और बैड की जगह ग्रे शेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो रिविजनिस्ट वेस्टर्न के तौर पे हमें देखना चाहिए असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स को। हम इसको क्लासिक वेस्टर्न की तरह नहीं देख सकते जैसे कि जॉन फोर्ड या हावर्ड हॉक्स बनाया करते थे अमेरिकन सिनेमा के गोल्डन एरा में। और वेस्टर्न जो एज अ जॉनरा है वो धीरे धीरे इट डाइड अ स्लो डेथ। तो रिवाइव हुआ है ये रिविजनिस्ट वेस्टर्न्स के साथ। तो आज जब भी वेस्टर्न्स बनती हैं तो आजकल के मॉडर्न परसेप्शन के साथ बनती हैं। जो गुड और बैड के बीच की लाइन होती है वो डिवाइड हो जाती है, और जो हीरो और विलन का फिगर है वो अब कहीं ना कहीं फेड हो चुका है और अब सब ग्रे शेडेड है। हीरो और विलन के बीच में ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज नहीं होती। उसी तरह यहाँ तो ना जेसी जेम्स हीरो हैं ना ही रॉबर्ट फोर्ड विलन है। एक तरह से ये दो पैरेलल्स हैं, मिरर इमेजेस हैं, और इन दोनों के बीच में ना तो कोई डिफरेंस है और एक तरह की इमेजेस हैं दोनों की, और यही रिविजनिस्ट वेस्टर्न की ब्यूटी है। ये जो फिल्म है ये मिथ और रियलिटी को डिवाइड करती है। और यहाँ पे मैं एक बहुत फेमस कोट है द मैन हु शॉट लिबर्टी वॉलेंस का, जो कि जॉन फोर्ड की क्लासिक है। उसमें कहा जाता है व्हेन द लेजेंड बिकम्स फैक्ट प्रिंट द लेजेंड। तो उसी तरह से ये जो जेसी जेम्स का जो लेजेंड है, जो उनकी हीरोइक इमेज है, ये फैक्ट बन गया है। और इसीलिए ओवर द इयर्स अब इस फैक्ट को ही हम मान के चलते हैं। जो लेजेंड है वो ही अब फैक्ट बन चुका है, और जो असली फैक्ट है कि वो एक आउटलॉ थे और बहुत ही ड्रेडेड पर्सनैलिटी थे, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। अगर असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड की फिलॉसफी की बात करें तो इसके अंदर एक मिथिकल सेंस डाला है, जो कि हमें बताता है कि एक वक्त बीत रहा है। रॉजर डिकिंस भी बताते हैं कि इसमें वो सैम पेकिनपा की जो फिल्मों में जो फील आती है, पासिंग ऑफ अ टाइम की, पासिंग ऑफ एन एरा की। एज ऑफ आउटलॉ ख़त्म हो रहा था अमेरिकन सिविल वॉर के बाद। धीरे धीरे जैसे लॉ एंड ऑर्डर वापस आ रहा था, धीरे धीरे ये आउटलॉज जो हैं ये सिकुड़ते जा रहे थे और ये अपना अंत देख रहे थे। तो ये वही दिखाती है फिल्म कि जेसी जेम्स अपने ग्लोरी में कितने पावरफुल आउटलॉ थे, पर धीरे धीरे उनकी रेलेवेंस कम होती जाती है और 34 साल की उम्र में ही वो मर जाते हैं। और वो मिथ जो है, उसकी जो पासिंग है, मिथ जो ब्रेक हो रही है, वो एरा जो ख़त्म हो रहा है, जो फेस ख़त्म हो रहा है, उसकी पॉइंटनेंस देखने को मिलती है हमें इस फिल्म में। तो ये था मेरा एनालिसिस द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड का। मैं बहुत जल्दी एक और क्लासिक आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरा हर न्यू वीडियो आपके इनबॉक्स में पहुँच जाए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।